हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इकोनॉमिक्स का मीनिंग। Economics is the study of economic issue rising out of the fact that resources are scarce in relation to our needs, desire and the scarce resources have alternative uses। अब देखिए जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इकोनॉमिक्स इशू के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। स्केयर्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। कोई जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम यूज़ कर जो हमारी इच्छाएं होती हैं, नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सके, यही हमें इकोनॉमिक्स बताती है। जो स्केयर्स रिसोर्सेज है उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लैंड है, अब लैंड को आप बिल्डिंग बनाने के काम भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें राइस और वीट को भी ग्रो कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमारे पास लैंड तो एक ही है ना। लेकिन इसका कहने का मतलब होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो उसके रिसोर्सेज के यूजेस होते हैं वो अल्टरनेटिव होते हैं। हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमने कौन सा अल्टरनेटिव को यूज़ करना है। यानी कि इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि हमें कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करनी है। और जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनके जो अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। यानी कि वो जो अब चीज़ों को कंज्यूम करता है ताकि वो अपने वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके। जैसे कि आप मार्केट में गए, आप टी लेकर आए, कॉफ़ी लेकर आए, आप उन्हें कंज्यूम कर रहे हो ताकि वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास कंजप्शन। Consumption is the process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants। अब कंजप्शन में क्या होता है कि ये हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। यूटिलिटी का मतलब कैपेसिटी। अब किसी चीज़ में कितनी कैपेसिटी है, किसी चीज़ में कितनी कैपेसिटी है ताकि वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। अब मान लीजिए मैंने एक कप ऑफ टी पिया, मैंने कप ऑफ टी जब पिया उसमें कितनी कैपेसिटी थी कि वो मुझे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। यानी कि कंजप्शन में क्या होता है, हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, हम वो चीज़ें जो कि हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, कैपेसिटी प्रोवाइड करती हैं कि हमें किसी चीज़ से कितनी सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, उसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे कि कोई इंसान कपड़ा प्रोड्यूस कर रहा है, कोई और चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। यानी कि वो इंसान जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, जैसे कि कॉटन से आपका क्लॉथ, उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेविंग। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम। देखिए सेविंग क्या होती है। मान लीजिए सेविंग हमारे पास होती है इनकम माइनस कंजम्पशन, या फिर आप ले सकते हो एक्सपेंडिचर। यानी कि सेविंग का मतलब होता है कि आपके पास वो पैसा बचा हुआ जिसे आप खर्च करने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है। मान लीजिए आपके पास 50,000 इनकम है, आपने 30,000 रुपया खर्च दिया, तो आपकी सेविंग कितनी हुई? 20,000। तो इसे हम सेविंग बोलते हैं। जो पैसा आपका खर्च करने के बाद बचता है उसे हम सेविंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट विच हेल्प टू जनरेट इनकम। यानी कि जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो फिक्स एसेट को परचेज करता है। फिक्स एसेट को क्यों परचेज करता है? ताकि वो फ्यूचर में जाकर उसे इनकम जनरेट कर सके। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लैंड परचेज करी, आपने फिक्स एसेट को परचेज कर लिया, आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट करा।
अब वो लैंड है, आपने उसे फ्यूचर में जाकर उसे रेंट में दे दिया, यानी कि आपने पहले इन्वेस्टमेंट करा, फ्यूचर में जाकर वो आपको इनकम जनरेट कर कर दे रही है, यानी कि आप ऐसी चीज़ में पैसा लगा रहे हो जो आपको बाद में जाकर इनकम जनरेट कर कर दे। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्केर्स मीन्स, यानी कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हें कैसे यूज करना है वो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बताती है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जब हमें चीज़ों को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। अब देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें चूज करना पड़ता है कि हमें वो रिसोर्सेज को किस काम में लेकर आना है, यानी कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज होते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं, सिर्फ 10 रुपये है, उन 10 रुपये से मुझे टी पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, ये अब डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, मेरे पास रुपये 10 ही है, लेकिन मुझे टी पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, ये आपको चूज़ करना पड़ता है। इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन आपको चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हमारे पास है कंजम्पशन। अब देखिए अंडर दिस कंसेप्ट स्टडी बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एज कंज्यूमर और बायर ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। अब देखिए जो आपका कंज्यूमर होता है ना, जो आपका कंज्यूमर होता है वो उसकी ये कोशिश होती है वो चीज़ों को कंज्यूम कर कर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके। अब देखिए लेकिन जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करे ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सके, यही तो कंजम्पशन बताती है ना कि उसके पास रुपये तो 10 है लेकिन उसे टी में खर्च करने हैं या कॉफ़ी में, अब वो उसको डिसाइड करना है ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स वाइल दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चूज फ्रॉम फॉर देयर फर्म्स एंड फैक्ट्रीज। अब देखिए हमें प्रोडक्शन क्या होती है, जब हम चीज़ों को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए जब चीज़ों को हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं ना तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो पैसे खर्च होते ही है ना। और जो प्रोड्यूसर होता है, सामान को बनाने वाला, वो ये कोशिश करता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो कम लगे और उसको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके। अब देखिए मान लीजिए जो हमारा जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो सामान को बनाता है, उसको सामान बनाने के लिए ना 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है उसको कैपिटल, एक होता है उसको लैंड की ज़रूरत पड़ती है, उसको लेबर की ज़रूरत पड़ती है और एक उसको एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए कैपिटल के बदले में उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, लैंड के बदले में उसे रेंट देना पड़ता है और लेबर के बदले में उसे वेजेस या सैलरीज देनी पड़ती हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अब जो प्रोड्यूसर होता है ना वो ये कोशिश करता है कि इन सब चीज़ों में जो उसकी कॉस्ट है ना वो मिनिमम लगे और उसको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके, अब देखिए जो प्रोड्यूसर होता है ना इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? जो हाउस होल्ड होते हैं। हाउस होल्ड यानी कि हमारे जैसे लोग ही उस फैक्ट्री में कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसे वो बेसिक सैलरी देता है, या उसने हमारे जैसे लोगों से किसी से रेंट खरीदी होती है, लैंड रेंट में ली होती है, उसे वो रेंट पे करता है। यानी कि अगर ये पैसा हमें ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो हम इस पैसे का करते क्या है, हम इन पैसों को क्या करते हैं, खर्च देते हैं ना कुछ सामान लेने में। अब वही सामान जब प्रोड्यूसर है कुछ ना कुछ बना रहा है तो उसको सेल भी तो करेगा ना।
इसीलिए बना रहा है ना, ताकि उसे सेल कर सके। अब जो हमारे पास जो ये पैसे आते हैं इसे हम खर्च देते हैं कुछ ना कुछ परचेज करने में, और यही पैसा जो होता है वो प्रोड्यूसर के पास वापस पहुंच जाता है, प्रोड्यूसर के पास वापस पहुंच जाता है। यानी कि पहले क्या किया, प्रोड्यूसर ने क्या किया, इन सब चीज़ों को यूज़ किया, बदले में ये सब चीज़ों को उसने दिया एज अ मनी के रूप में। अब जो उसने पैसा दिया उसे उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हाउस होल्ड के पास, जो हमारे जैसे लोग होते हैं। अब वो उन पैसों का हमने क्या किया, कुछ ना कुछ सामान परचेज कर लिया, वही अब जो पैसे है वो प्रोड्यूसर के पास वापस पहुंच गए। अब प्रोड्यूसर ये भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन पैसा तो प्रोड्यूसर के पास वापस ही जा रहा है ना एज अ प्रॉफिट। अब प्रोड्यूसर को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा उस प्रॉफिट की। यानी कि ये जो हमारा सर्कल होता है इकोनॉमी का, ये ऐसे ही चलता रहता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो कंसेप्ट था वो डिस्ट्रीब्यूशन था। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी यही होता है कि जो एजेंट होते हैं, जो हु आर द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। एजेंट ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं, जो उसके पास होते हैं, जैसे कि उसके पास ओनर होता है, अपना ओनर होता है लैंड का, उसके वो लेबर को यूज़ करता है, कैपिटल को यूज़ करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को यूज़ करता है, इन सबको कुछ ना कुछ पैसा देता है। लैंड के बदले में वो रेंट देता है, लेबर के बदले में वो वेज देता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देता है। यानी कि इन सब चीज़ों को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। वही पैसा अगर वो पहले दे देता है उसे जब वो चीज़ों को बेच देता है वो पैसा उसके पास वापस आ जाता है। ऐसी हमारी इकोनॉमी चलती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक्स। अब देखिए स्टैटिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। अब देखिए जो स्टैटिक्स होता है ना वो नंबर की फॉर्म में होता है, नंबर की फॉर्म में होता है। जरूरी नहीं होता हर नंबर स्टैटिक्स ही हो, लेकिन जो स्टैटिक्स होता है वो नंबर ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो हमने डाटा फाइंड आउट करा, मान लीजिए आप किसी कैपिटल दिल्ली की आप पॉपुलेशन फाइंड आउट कर रहे हो, मैं दिल्ली के बीच में कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल है, कितने फीमेल है और कितने चिल्ड्रन है, उसको पहले आप इकट्ठा करोगे नंबर की फॉर्म में, उसको आप उसे क्लासीफाइड कर दोगे सिस्टमेटिकल तरीके से। इसी को स्टैटिक बोलते हैं, यानी कि जो डाटा आपका नंबर की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है जो हमारे पास स्टैटिक्स होता है वो सिंगुलर सेंस में भी होता है, प्लूरल सेंस में भी होता है। पहले हम प्लूरल नाउन के बारे में जानेंगे कि स्टैटिक्स एज अ प्लूरल नाउन कैसे होता है। इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स। अब देखिए ना, मैंने आपको एग्जांपल दी ना, मान लीजिए आपने दिल्ली की पॉपुलेशन के बारे में डाटा कलेक्ट किया करा, अब देखिए उसे हम पॉपुलेशन स्टैटिक बोल देते हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चिल्ड्रन है, और हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेशो कितना है, उसी को स्टैटिक्स बोलते हैं। अब देखिए आपको एक बात याद रखनी है, हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो स्टैटिक्स नहीं होता। और एक बात, जब भी आप ना प्लूरल नाउन में स्टैटिक्स की बात करोगे, यहाँ पर आप बात करोगे एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन के बारे में, एवरेज के बारे में, और उस डाटा के बारे में जो कंपेयर हो सके, जो कंपेयर हो सके उसको हम स्टैटिक्स या प्लूरल नाउन बोलेंगे। अब देखिए राम गेट ₹500 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस इज नॉट स्टैटिक्स, यानी कि उसको 500 पर मंथ उसको पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन वो 500 रुपया आपका स्टैटिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो ये एग्रीगेट डाटा है, ना ही ये एवरेज है, ना ही यहाँ पर आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, यानी कि ये आपका स्टैटिक्स नहीं है। तो फिर स्टैटिक्स होता क्या है, वेयर एज एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज ₹500 पर मंथ, यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया, जो 10th क्लास के स्टूडेंट है आपके पास, आपने उनकी एवरेज ले ली कि उनकी जो एवरेज पॉकेट मनी है वो 500 रुपया होती है, इसको स्टैटिक्स बोलते हैं। और देयर आर 80 स्टूडेंट इन क्लास 11th कंपेयर टू जस्ट 8 इन क्लास 12th, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डाटा को कंपेयर कर रहे हो, इसी को स्टैटिक्स बोलते हैं। एक सिंगल डाटा आपका स्टैटिक्स नहीं हो सकता। अब देखिए काउ हैज़ 4 legs, क्या ये स्टैटिक्स है? बिल्कुल नहीं। हम मान लीजिए आपके जो इंडिया में मेल है जिनकी एज 26 प्लस है, 26 प्लस है, उनकी जो हाइट है वो 6 फीट है, और जो नेपाल में मेल है 26 प्लस के, उनकी हाइट 5 फीट है।
अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, डाटा को कंपेयर कर रहे हो, इसी को स्टैटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। सबसे पहले हमारे पास है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मैंने पहले भी बात करी कि सिंगल नंबर डज नॉट अ स्टैटिक। सिंगल नंबर स्टैटिक्स नहीं हो सकता, आप इससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स को ही हम स्टैटिक्स बोलते हैं। जैसे कि राम की हमने एग्जांपल ली थी कि उसको 500 रुपीज़ पर मंथ एज अ पॉकेट मनी मिलते हैं, लेकिन वो आपका स्टैटिक्स नहीं हुआ। यहाँ पर आप चीज़ों के एग्रीगेट के बारे में लेते हो। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, अब जो स्टैटिक्स होता है उसे आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि कोई इंसान छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, ये स्टैटिक्स नहीं होता। यहाँ पर आप चीज़ों को कंपेयर करते हो, वो भी नंबर की फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन की हाइट 6 फीट है, किसी की 5 फीट है, तो आप उसे क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, वो भी एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में, उसे हम स्टैटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द सिंगल फैक्टर बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनी फैक्टर्स। अब देखिए जो स्टैटिक्स होती है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है, किसी एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती। अब मैं मार्केट में गई, मैंने देखा कि जो राइस का जो प्राइस है वो 30% अप हो चुका है, 30% अप हो चुका है। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक तो है कि आपकी जो सप्लाई है वो कम हो रही है, रिडक्शन इन सप्लाई, और दूसरा कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, इंक्रीज इन डिमांड। या फिर आप ये भी बोल सकते हो जो टैक्स के रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे फैक्टर इकट्ठे हो गए, यानी कि कोई एक फैक्टर तो नहीं है ना, उसी को हम स्टैटिक्स बोलते हैं। अगर कोई एक फैक्टर होगा उसको हम स्टैटिक्स नहीं बोलेंगे। रीजनेबल एक्यूरेसी, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो आप स्टैटिक्स का डाटा इकट्ठा करते हो ना वो पूरा एक्यूरेट नहीं होता। जैसे कि आप मान लीजिए आप वहाँ पर क्या करते हो ना, कोई एस्टीमेट लगाते हो। एस्टीमेट कैसे लगाते हो, अब मान लीजिए आपके जो पीएम है ना कंट्री के, उन्होंने रैली करी दिल्ली में और रैली करी मुंबई में। अब जो दिल्ली में रैली करी वहाँ पर 1 लाख लोग इकट्ठे हुए और मुंबई में करी वहाँ पर 2 लाख लोग इकट्ठे हुए। अब जो 1 लाख और 2 लाख की पॉपुलेशन है वो एग्जैक्ट तो नहीं है ना, आप हर पर्सन को आपने काउंट तो नहीं ना करा, ये सिर्फ आप एस्टीमेट लगा रहे हो कि हाँ भाई डाटा इतना है। यानी कि यहाँ पर क्या होती है कि रीजनेबल एक्यूरेसी है, पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं होता हमारे पास। और जो एक्यूरेसी होती है ना, जो डाटा कलेक्ट करता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है वो कैसा डाटा कलेक्ट करता है। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेयरेबल, अब जो भी डाटा आप इकट्ठा कर रहे हो, हमने पहले भी डिस्कस करा, वो कंपेयरेबल होना चाहिए कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर सकें, उसी को स्टैटिक्स बोलते हैं। अगर डाटा कंपेयर नहीं हो रहा वो स्टैटिक्स नहीं है। प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। अब देखिए स्टैटिक्स जो आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना, उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना कुछ एम होगा, तभी आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना। अब देखिए अगर आपका कोई एम नहीं है तो फिर डाटा इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है।